नमस्ते बच्चों, आज हम क्लास 9 का टिश्यू चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं। वैसे तो ये बुक का चैप्टर 6 है, लेकिन बायो के हिसाब से देखें तो ये चैप्टर 2 है आपका बायो का। ठीक है, तो शुरुआत करते हैं टिश्यू। तो आप जैसे कि जानते हैं कि हमने इससे पहले वाले चैप्टर में सेल के बारे में पढ़ा। सेल इज द स्ट्रक्चरल एंड द फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। और जब एक जैसी सेल्स आपस में एक ग्रुप ऑफ सेल्स तैयार करती हैं और वो ग्रुप ऑफ सेल एक किसी पर्टिकुलर फंक्शन को करता है तो उसे हम टिश्यू बोलते हैं। हम सभी इंडिविजुअल जो है वो कई सारे ऑर्गन सिस्टम से हमारी जो बॉडी है वो मिलकर बनी हुई होती है, और हर ऑर्गन सिस्टम बहुत सारे ऑर्गन से मिलकर बना होता है। और ऑर्गन जो है अलग अलग टाइप के टिश्यू से मिलकर बनते हैं, और हर टिश्यू एक पर्टिकुलर टाइप की सेल से बना होता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस चैप्टर को। फ्रॉम द लास्ट चैप्टर वी रिकॉल दैट ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म आर मेड अप ऑफ सेल्स। इन यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म a single cell perform all the basic function. For example, in amoeba a single cell carries out movement, intake of food and respiratory gases, respiration and excretion. But in multicellular organism there are million of the cells. Most of these cells are specialized to carry out a few functions. Each specialized function is taken by a different group of cells. Since these cells carry out only a particular function, they do it very efficiently. In human being, muscle cell contract and relax to cause movement. Nerve cell carry messages. Blood flows to transport oxygen, food, hormones and waste material, and so on. In plants, vascular tissue conducts food and water from one part of the plant to the other part. So multicellular organisms show division of labor. जैसा कि हम जानते हैं कि जब हमने यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म के बारे में पढ़ा जिनकी पूरी बॉडी ही एक सेल से मिलकर बनी हुई होती है, जैसे कि अमीबा। तो अमीबा एक यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है और उसकी एक ही सेल में जितनी भी लाइफ प्रोसेस होती हैं, जैसे कि रेस्पिरेशन, एक्सक्रीशन, डाइजेशन, ये सभी एक ही सेल द्वारा परफॉर्म की जाती हैं। लेकिन जो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म होते हैं जैसे ह्यूमन बीइंग की तरह, उनमें हर काम को करने के लिए एक ऑर्गन सिस्टम होता है। जैसे रेस्पिरेशन के लिए रेस्पिरेटरी सिस्टम होता है, आपका डाइजेशन के लिए डाइजेस्टिव सिस्टम होता है, और ब्रेन के लिए आपकी जो नर्वस सिस्टम है वो काम करता है, और जो ब्लड है वो ऑक्सीजन, फूड और हार्मोन को ट्रांसपोर्ट करता है। तो क्योंकि हर काम को करने के लिए कुछ पर्टिकुलर टाइप ऑफ द सेल वो डिसाइडेड हैं, तो ये काम जो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म में होता है वो काफ़ी ज़्यादा एफिशिएंट होता है, बहुत अच्छे तरीके से होता है। इसी तरीके से प्लांट्स की बात करें तो प्लांट्स में भी अलग अलग तरीके के वैस्कुलर टिश्यूज होते हैं। ठीक है, उनमें से कुछ वैस्कुलर टिश्यू जो है फूड को ट्रांसपोर्ट करते हैं, कुछ आपके वाटर ट्रांसपोर्ट करते हैं। तो हम कह सकते हैं कि जो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म है उनमें डिवीजन ऑफ लेबर पाया जाता है, यानी काम का बंटवारा पाया जाता है शरीर के ऑर्गन सिस्टम के बीच में। Cells specialized in one function are often grouped together in the body. This means that a particular function is carried out by a cluster of cells at a definite place in the body. This cluster of the cell is called tissue. Is arranged and designed so as to give the highest possible efficiency of the function. Blood, phloem and the muscles are example of tissue. हमारी बॉडी में जो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म है उनकी बॉडी में जो सेल्स हैं उनका एक ग्रुप पाया जाता है, एक ही तरीके की सेल्स का एक ग्रुप पाया जाता है कि वो किसी पर्टिकुलर काम को करता है, जिससे कि जो काम है वो ज़्यादा से ज़्यादा अच्छे तरीके से हो सके। तो जैसे कि यहाँ पर यानी क्लस्टर ऑफ सेल को हम क्या बोलते हैं, टिश्यू बोलते हैं। और ब्लड, फ्लोएम और ये जो मसल है ये आपके टिश्यू के ही एग्जाम्पल हैं। अब यहाँ पर नेक्स्ट लाइन से आपकी आती है डेफिनेशन। डेफिनेशन क्या है हुई टिश्यू की यहाँ पर? अ ग्रुप ऑफ सेल दैट आर सिमिलर इन स्ट्रक्चर एंड वर्क टुगेदर टू अचीव अ पार्टिकुलर फंक्शन फॉर्म्स अ टिश्यू। यानी सेल्स का वो ग्रुप जो एक जैसे स्ट्रक्चर, जिनकी स्ट्रक्चर एक है और साथ मिलकर एक पर्टिकुलर काम को वो कर रहे हैं, ऐसे ग्रुप ऑफ सेल को हम टिश्यू बोलते हैं। मैं रिपीट करती हूँ, अ ग्रुप ऑफ सेल दैट आर सिमिलर इन स्ट्रक्चर एंड वर्क टुगेदर टू अचीव अ पार्टिकुलर फंक्शन फॉर्म अ टिश्यू। यानी सेल्स का वो ग्रुप जो
स्ट्रक्चर में सिमिलर होता है, एक जैसा होता है और एक साथ काम करते हैं जिससे कि एक पर्टिकुलर फंक्शन जो है वो कंप्लीट किया जा सके। तो ऐसे ग्रुप ऑफ सेल को हम टिश्यू बोलते हैं। नेक्स्ट आपका आता है आर प्लांट्स एंड एनिमल्स मेड अप ऑफ सेम टाइप ऑफ टिश्यूज। तो जैसे ही मैंने आपको टिश्यूज के बारे में क्या कहते हैं बताया, तो आपके दिमाग में या किसी के भी दिमाग में क्वेश्चन आ सकता है, क्या प्लांट और एनिमल्स एक ही तरीके के टिश्यूज से मिलकर बने होते हैं? तो इसके लिए आपके चैप्टर में आगे एक्सप्लेन किया है। लेट अस कंपेयर देयर स्ट्रक्चर एंड फंक्शन। आइए हम इसकी जो एनिमल टिश्यू और प्लांट टिश्यू है उनको कंपेयर करते हैं और उनके फंक्शन के बारे में पढ़ते हैं। डू प्लांट एंड एनिमल हैव द सेम स्ट्रक्चर? डू दे बोथ परफॉर्म द सिमिलर फंक्शन? क्या एनिमल और प्लांट एक जैसे स्ट्रक्चर के होते हैं या वो एक जैसा काम करते हैं? देयर आर नोटिसेबल डिफरेंसेस बिटवीन द टू। प्लांट्स आर स्टेशनरी और फिक्स्ड, दे डोंट मूव। Most of the tissues they are supportive, which provide them with the structural strength. Most of these tissues are dead, since dead cell can provide mechanical strength as easily as live ones and need less maintenance. कहने का मतलब ये है कि हम कितना भी कह लें या हम अगर जो सोचेंगे अच्छे तरीके से हमें समझ में आ जाएगा कि प्लांट टिश्यू और एनिमल टिश्यू एक दूसरे से काफी हद तक डिफरेंट है, क्योंकि प्लांट जो होते हैं वो एक ही जगह पर स्टेशनरी, एक जगह पर रुके होते हैं, फिक्स्ड होते हैं, मूव नहीं करते हैं, जबकि एनिमल्स में ऐसा नहीं है। और जो प्लांट्स होते हैं उनके जो टिश्यूज होते हैं वो अधिकतर सपोर्टिव होते हैं। सपोर्टिव वो टिश्यू होते हैं जो उनको मजबूती, स्ट्रक्चरल स्ट्रेंथ प्रोवाइड करते हैं। इसीलिए उनको क्योंकि मजबूती के लिए टिश्यू चाहिए होते हैं, तो अधिकतर जो सेल्स होती हैं प्लांट्स के अंदर, प्लांट टिश्यू में, वो डेड होती हैं और जिससे कि उन्हें मैकेनिकल स्ट्रेंथ वो प्रोवाइड करती है। जो लिविंग पार्ट है प्लांट का उसको मैकेनिकल स्ट्रेंथ प्रोवाइड करती है जो डेड सेल प्रेजेंट होती है प्लांट के अंदर। तो ठीक है, जिससे कि और क्योंकि लिविंग पार्ट कम होता है, नॉन लिविंग ज्यादा होता है, तो मेंटेनेंस की जरूरत भी इतनी ज्यादा नहीं होती है। Animals on the other hand move around in search of food, mate and shelter. कहने का मतलब जो जानवर हैं उन्हें एक जगह से दूसरी जगह मूव करना पड़ता है फूड की तलाश में, मेट की तलाश में और शेल्टर यानी रहने की जगह के लिए। They consume more energy as compared to plant. Most of the tissue they contain are living. और क्योंकि उन्हें एक जगह से दूसरी जगह मूव करना पड़ता है इसलिए वो ज्यादा एनर्जी कंज्यूम करते हैं प्लांट के कंपैरेटिवली, और उनके जो टिश्यूज होते हैं वो अधिकतर लिविंग होते हैं। Another difference between the animal and the plant is in the form pattern of growth. The growth in the plant is limited to the certain region, while this is not so in animals. यदि हम एनिमल टिश्यू और प्लांट टिश्यू के ग्रोथ का पैटर्न यदि हम देखेंगे तो हम ऑब्जर्व करेंगे कि दोनों के ग्रोथ पैटर्न में भी अंतर है। जो प्लांट में जो ग्रोथ होती है वो कुछ ही हिस्सों तक लिमिटेड होती है और एनिमल्स में जबकि ऐसा नहीं है। दे आर सम टिश्यूज इन प्लांट दैट डिवाइड थ्रू आउट देयर लाइफ। These tissues are localized in the certain region. Based on the dividing capacity of the tissues, various plant tissue can be classified as a growing or meristematic tissue and permanent tissue. कहने का मतलब प्लांट में जो ग्रोथ होती है वो कुछ हिस्सों तक लिमिटेड होती है और प्लांट में लाइफ लॉन्ग जो है वो ग्रोथ हो सकती है, और इसी के आधार पर जो प्लांट में पाए जाने वाले टिश्यू जो ग्रोथ के लिए जिम्मेदार होते हैं, जिनमें लाइफ लॉन्ग ग्रोथ होती रहती है, तो ऐसे टिश्यू को हम मेरिस्टेमेटिक टिश्यू बोलते हैं। और जब मेरिस्टेमेटिक, कुछ टिश्यू ऐसे होते हैं जो कि ग्रो नहीं कर सकते हैं परमानेंट टिश्यू, तो वो परमानेंट टिश्यू में कन्वर्ट हो जाते हैं। सेल ग्रोथ इन एनिमल्स इज मोर यूनिफॉर्म, so there is no such demarcation of the dividing and the non dividing in animals. तो यदि एनिमल्स टिश्यू की हम बात करें तो जो ग्रोथ है वो अधिकतर सभी पार्ट्स में होती है, तो ऐसी कोई बाउंड्री नहीं है एनिमल्स के लिए कि यहाँ पर डिवाइडिंग और यहाँ पर नॉन डिवाइडिंग रीजन है सेल्स की। The structural organization of the organs and the organ system is far more specialized and localized in the complex animals than even in very complex plants.
तो इसमें ये बोल रखा है कि जो प्लांट में जो ऑर्गन सिस्टम होते हैं और जो ऑर्गन होते हैं उनकी जो लोकेशन होती है कॉम्प्लेक्स एनिमल्स के मतलब कॉम्प्लेक्स एनिमल्स के कंपैरेटिवली काफी कॉम्प्लेक्स होती है। दिस फंडामेंटल डिफरेंस reflect the different mode of life pursued by these two major group of organism। और इन्हीं फंडामेंटल डिफरेंस की वजह से प्लांट और एनिमल अलग अलग तरीके की लाइफ जो है अलग अलग मोड ऑफ लाइफ को कैरी करते हैं। पर्टिकुलरली इन देयर डिफरेंट फीडिंग मेथड ऑल्सो दे आर डिफरेंटली अडेप्टेड फॉर अ सेडेंटरी एग्जिस्टेंस ऑन वन हैंड प्लांट एंड एक्टिव लोकोमोशन ऑन द अदर हैंड। कहने का मतलब ये है कि उनकी फीडिंग मेथड के साथ साथ उनका जो रहने का तरीका है, जैसे कि प्लांट जो है वो सेडेंटरी एग्जिस्टेंस के लिए जाने जाते हैं, यानी अधिकतर वो अपनी एक ही जगह पर पूरी लाइफ को जो है कंप्लीट कर देते हैं। और जबकि जो एनिमल्स है वो एक्टिव लोकोमोशन यानी लगातार वो मूव करते रहते हैं लाइफ लॉन्ग, जिससे हम कह सकते हैं कि उनके ऑर्गन सिस्टम के डिजाइन में जो है काफी डिफरेंस है। It is with reference to these complex animal and plant bodies that we will now talk about the concept of tissue in some detail। कहने का मतलब ये है इसी रेफरेंस को ध्यान में रखते हुए हम एनिमल और प्लांट टिश्यू की बॉडीज के बारे में टिश्यू टॉपिक को और ज्यादा डिटेल में पढ़ेंगे। यानी अभी तक जो हमें समझ में आया कि जो टिश्यू है बेसिकली हम उन्हें दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं, एनिमल टिश्यू एंड प्लांट टिश्यू, क्योंकि एनिमल का जो मोड ऑफ लाइफ है वो प्लांट से काफी हद तक डिफरेंट है, यानी दोनों में अलग अलग तरीके के टिश्यू प्रेजेंट हैं। तो अब टिश्यू प्लांट टिश्यू को और एनिमल टिश्यू को हम अलग अलग डिटेल में जानेंगे। सबसे पहले आपको यहाँ पर एक एक्टिविटी दिखा रखी है, आपको टॉपिक का नाम दे रखा है मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। अब मेरिस्टेमेटिक टिश्यू प्रेजेंट होता है प्लांट टिश्यू के अंदर, मतलब प्लांट टिश्यू का पार्ट है मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। अभी तक हमने पीछे जो पैराग्राफ पढ़े हैं उनमें ये समझ में आया कि यानी प्लांट में वो पार्ट जहाँ पर ऐसे ग्रुप ऑफ सेल प्रेजेंट होते हैं जो लगातार लाइफ लॉन्ग डिवाइड करते रहते हैं और ग्रोथ के लिए रेस्पॉन्सिबल होते हैं, ऐसे जो ग्रुप ऑफ सेल्स होते हैं वो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू कहलाते हैं। अब मेरिस्टेमेटिक टिश्यू को ज्यादा डिटेल में पढ़ने के लिए सबसे पहले हम एक एक्टिविटी परफॉर्म करेंगे। इसमें हमने 2 जार ले रखे हैं और 2 जार में हमने ऑनियन ले रखी है। बाकी आपकी एक्टिविटी को ढंग से पढ़ लेते हैं। टेक 2 glass jar and fill them with water. Now take 2 onion bulb and place one on each jar as shown in figure 6.1. Observe the growth of the root on both the bulb for a few days. Measure the length of the root on day 1, 2, 3. On day 4, cut the root tip of the onion bulb in jar 2 by about 1 centimeter. After this, observe the growth of the root in both the jar and measure the length each day. And record observation in the table given below. From the above observation, answer the following. Which of the 2 onion has longer root? Why? Do the root continuing growing even after we have removed their tip? Why would the tip stop growing in the 2 after we cut them? कहने का मतलब इस एक्टिविटी में हम एक्टिविटी में पीछे जाते हैं कि हमने किया क्या इस एक्टिविटी में। सबसे पहले हमने क्या किया कि 2 जार लिए और उनमें हमने 2 ऑनियन रखी और वाटर लेके 2 ऑनियन को इस तरीके से अरेंज कर दिया जैसे कि डायग्राम में दिखा रखा है आपको। तो हम ऑब्जर्व करते हैं कि दोनों की जो रूट हैं उनमें ग्रोथ होने लगती है और कितनी ग्रोथ पर डे उसमें हो रही है हम उसको ध्यान देंगे, मतलब हम उसको नोट डाउन करेंगे अपनी ऑब्जर्वेशन टेबल में कि डे 1 में कितनी जो लंबाई है रूट की फर्स्ट और सेकंड में, और डे 2 में कितनी हो गई, 3 में कितनी हो गई। 4th डे हम क्या करेंगे, जो सेकंड जार है उसकी जो रूट है उनमें से 1 सेंटीमीटर जो है वो ऊपर से हम कट कर देंगे और फिर उसके बाद हम आगे इसी प्रोसेस को करेंगे कि वाटर में डाल के हम छोड़ देंगे और फिर हम 2-3 दिन करने के बाद ऑब्जर्व करेंगे कि किसकी रूट की लंबाई ज्यादा है। तो और उसको करने के बाद ये क्वेश्चन के जो रिप्लाई हैं वो आपसे मांगे जा रहे हैं। विच ऑफ द 2 ओनियन हैज लॉन्गर रूट वाई। अब ऑब्वियस सी बात है कि जब एक रूट को काट दिया
तो जिसको नहीं काटा होगा उसी की रूट जो है वो लंबी होंगी। तो जार फर्स्ट में जो ऑनियन है उसकी जो रूट है वो लंबी लॉन्गर है कंपैरेटिवली टू जार 2। डू द रूट कंटिन्यू ग्रोइंग इवन आफ्टर वी हैव रिमूव देयर टिप। तो ये एक्टिविटी करके आप ऑब्जर्व करेंगे कि दोनों ऑनियन को आपने रखा वाटर में, लेकिन जिसकी आपने टिप रिमूव कर दी, यानी जार सेकंड वाली ऑनियन की जिसकी आपने टिप रिमूव कर दी, उसके बाद उसमें कोई भी ग्रोथ ऑब्जर्व नहीं करी गई, उसमें कोई ग्रोथ नहीं हुई। क्वेश्चन नंबर 3, व्हाई वुड द टिप स्टॉप ग्रोइंग इन जार 2 आफ्टर वी कट देम। तो क्वेश्चन 3 आपसे पूछ रहा है कि जो आपका जार 2 था उसमें कट करने के बाद कोई भी ग्रोथ ऑब्जर्व क्यों नहीं करी गई। तो जैसा कि हम पीछे एक्सप्लेन कर चुके हैं कि प्लांट में कुछ डेफिनेट रीजन होते हैं जहाँ पर ग्रोथ होती है, और यदि वो रीजन नहीं होंगे तो प्लांट में ग्रोथ नहीं होगी। इसका मतलब जो ग्रोइंग रीजन है कहीं ना कहीं वो रूट टिप में प्रेजेंट है, और जब वो टिप ही नहीं रही तो उस रूट में ग्रोथ नहीं हुई। The growth of the plant occur only in certain specific region. This is because the dividing tissue, also known as the meristematic tissue, is located only at these points. Depending on the region where they are present, meristematic tissue are classified as apical, lateral, and intercalary. New cells produced by meristem are initially like those of meristem itself, but as they grow and mature, their characteristics slowly change and have become differentiated as component of other tissue. तो इसमें आपको बता रखा है कि जो प्लांट होते हैं उनकी जो ग्रोथ होती है वो कुछ सर्टेन स्पेसिफिक रीजन तक लिमिटेड होती है, और वहीं पर जो डिवाइडिंग टिश्यू होता है जिसे हम मेरिस्टेमेटिक टिश्यू बोलते हैं वो प्रेजेंट होता है। और जो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू की लोकेशन के कारण हम मेरिस्टेमेटिक टिश्यू को 3 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं: एपिकल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, लेटरल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू एंड इंटरकैलरी मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। और मेरिस्टेमेटिक टिश्यू को हम शॉर्ट फॉर्म में मेरिस्टेम भी बोल देते हैं। New cells produced by the meristem are initially like those of the meristem itself. तो कहने का मतलब जो सेल मेरिस्टेम से शुरुआत में तैयार होती हैं वो बिल्कुल इसी तरीके की होती हैं जैसा कि मेरिस्टेमेटिक टिश्यू होता है। बट एज दे ग्रो, लेकिन जैसे जैसे उनकी ग्रोथ होती है, दे मैच्योर एंड देयर कैरेक्टरिस्टिक स्लोली चेंज। तो वो मैच्योर होने लगती है और उनका जो कैरेक्टरिस्टिक है ये वो चेंज होने लगते हैं, यानी अंदर के जो फीचर हैं सेल के अंदर के वो चेंज होने लगते हैं। एंड दे बिकम डिफरेंशिएटेड एज कंपोनेंट ऑफ अदर टिश्यू, और वो जिस काम करने के लिए वो बनी हुई है उस टिश्यू का वो पार्ट बन जाती है। तो ये आपको समझ में आया यहाँ तक कि मेरिस्टेमेटिक टिश्यू वो होता है जिसमें रैपिडली डिवाइडिंग सेल प्रेजेंट होती हैं, और उन्हीं पार्ट में ग्रोथ होती है जहाँ पर मेरिस्टेमेटिक टिश्यू प्रेजेंट होता है। मेरिस्टेमेटिक टिश्यू 3 पार्ट में डिवाइड किया जा सकता है: एपिकल मेरिस्टेम, लेटरल मेरिस्टेम एंड इंटरकैलरी मेरिस्टेम। और इन 3 पार्ट में हमने डिवाइड किया है मेरिस्टेम को उसकी प्लांट में लोकेशन के हिसाब से, जैसा कि इस डायग्राम में आपको दिखा रखा है। ये डायग्राम काफी इम्पोर्टेंट है, कई बार ये एग्जाम में पूछा जाता है। जैसे कि हम देख रहे हैं कि जो आपका टिप है ये शूट दिखा रखा है, पौधे का तना दिखा रखा है। इसमें जो टिप वाला रीजन है जिसमें डार्क ग्रीन हमने इसमें कलर से शो कर रखा है एनसीईआरटी में आपके, तो टिप वाला रीजन है वहाँ पर जो प्रेजेंट मेरिस्टेम है उसको एपिकल मेरिस्टेम बोलते हैं। एपिकल मेरिस्टेम जो वर्ड आया है वो आपका आया अपेक्स। अपेक्स माने क्या होता है? टिप। तो यानी जो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू शूट की और रूट की टिप पर प्रेजेंट होता है उसको हम एपिकल मेरिस्टेम बोलते हैं। और इसका काम क्या होगा? इसका काम होगा इट कॉजेज ग्रोथ, इट कॉजेज इंक्रीज इन हाइट ऑफ द प्लांट। नेक्स्ट आपका है इंटरकैलरी मेरिस्टेम। अब ये जो मेरिस्टेम है, इंटर माने 2 चीज के बीच में जो आ रहा हो, तो हम ये देख रहे हैं कि इंटरकैलरी मेरिस्टेम वहाँ पर प्रेजेंट है जहाँ पर एक ऑर्गन डेवलप हो रहा है, यानी एक लीफ डेवलप हो रही है शूट के अंदर, या ब्रांच डेवलप होती है आपको दिखाई दे रही है। और यहाँ पर प्रेजेंट होने के कारण ये उस ऑर्गन की ग्रोथ के लिए रेस्पॉन्सिबल है कि जो ऑर्गन इसकी इंटरकैलरी मेरिस्टेम के बेस से ओरिजिनेट हो रहा है।
ठीक है। नेक्स्ट तीसरे काइंड का जो लेटरल मेरिस्टेम है वो आपके स्टेम में प्रेजेंट है। और स्टेम में वो कैसे प्रेजेंट है, क्या कहते हैं आपके मतलब अगर लंबाई के हिसाब से यानी गोलाई के हिसाब से, यदि आप टीएस काटेंगे तो आप देखेंगे एक रिंग बनी हुई है लेटरल मेरिस्टेम की। और जैसे जैसे लेटरल मेरिस्टेम की सेल जो है डिवाइड करके नई सेल्स तैयार करती हैं, इस तरीके से आपका जो प्लांट है उसका डायमीटर बढ़ने लगता है। यानी लेटरल मेरिस्टेम किस चीज के लिए जिम्मेदार है, वो आपके प्लांट के स्टेम की जो डायमीटर है उसको बढ़ाने का काम करता है। और इस डायग्राम में बेसिकली आपको क्या दिखा रखा है कि लोकेशन ऑफ द मेरिस्टेमेटिक टिश्यू इन प्लांट, यानी मेरिस्टेमेटिक टिश्यू प्लांट में किस जगह लोकेटेड होते हैं। मैंने यहाँ पर आपको फंक्शन भी एक्सप्लेन कर दिया, आगे जाके आपको फंक्शन इसमें डिटेल में दिए हुए हैं। अब बात करते हैं सबसे पहले एपिकल मेरिस्टेम की। एपिकल मेरिस्टेम इज प्रेजेंट एट द ग्रोइंग टिप ऑफ द स्टेम एंड रूट एंड इंक्रीज द लेंथ ऑफ द स्टेम एंड द रूट। एपिकल मेरिस्टेम जो है टिप रीजन में प्रेजेंट होता है स्टेम और रूट की, और ये पौधे की जो लेंथ है, इसके स्टेम की और रूट की जो लेंथ है उसको इंक्रीज करता है। द गर्थ ऑफ द स्टेम और रूट इंक्रीजेज ड्यू टू लेटरल मेरिस्टेम। जो आपका लेटरल मेरिस्टेम है, जिसको हम कैम्बियम भी बोलते हैं, वो आपके पौधे की जो गर्थ है, गर्थ है ना डायमीटर, उसको, और जो रूट का जो डायमीटर है उनको इंक्रीज करता है। और इंटरकैलरी मेरिस्टेम जो है वो लीफ के बेस पर होता है या इंटरनोड पे होता है। इंटरनोड माने इनके बीच में, स्टेम और लीफ के बीच में होता है। ठीक है, तो इस तरीके से इनकी जो ऑर्गन की जो लंबाई है उसको बढ़ाने का काम करता है इंटरकैलरी मेरिस्टेम। As the cells of this tissue are very active, they have dense cytoplasm। क्योंकि ये जो सेल्स है मेरिस्टेमेटिक टिश्यू की वो काफी ज्यादा एक्टिव होती हैं, इसका मतलब उनके अंदर जो साइटोप्लाज्म है वो काफी ज्यादा अमाउंट में प्रेजेंट होता है। थिन सेलुलोज वॉल, जो वॉल होती है काफी पतली होती है और काफी पतली होती है, और प्रोमिनेंट न्यूक्लियाई, और न्यूक्लियस काफी बड़ा होता है। दे लैक वैक्यूल, और वैक्यूल नहीं प्रेजेंट होती है मेरिस्टेमेटिक टिश्यू में। कैन वी थिंक व्हाई वुड लैक वैक्यूल? You might want to refer to the function of the vacuole in chapter 1 on cell। कहने का मतलब ये क्वेश्चन आपको फर्स्ट चैप्टर में से पूछा है। चलिए इसमें आप सोचिएगा कि जो आपकी मेरिस्टेमेटिक टिश्यू हैं उनमें वैक्यूल क्यों नहीं प्रेजेंट होती है। तो जो नेक्स्ट वीडियो है, यहाँ इस वीडियो में हमने आपका मेरिस्टेमेटिक टिश्यू खत्म कर दिया है। आप इसको रिवाइज करिए, समझिए और रिवीजन करते रहिए। आप किसी चीज को जितनी बार रिवाइज करते हैं उतना ही अच्छे तरीके से आपको समझ में आती है। इससे नेक्स्ट वीडियो में हम परमानेंट टिश्यू के बारे में एक्सप्लेन करेंगे। इसी के साथ वीडियो मैं यहाँ पर खत्म करती हूँ। धन्यवाद।